हेलो एवरीबडी, माय नेम इज़ अंशु और आज हम जीएसटी की वीडियो लेकर आए हैं। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। इट इज़ रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए ताकि आप इस वीडियो से रिलेट कर पाएँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी जो आईटीसी है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कैसे अवेल किया जा सकता है। जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1A क्या कहता है कि पर्सन अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। इसको समझते हैं कि पहले जो व्यक्ति था उसकी जो टर्नओवर थी शायद 20 लाख से कम थी, तो उसको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन अब उसकी जो टर्नओवर है 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा हो गई है, तो नाउ ही इज़ लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन। तो जब वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेता है तो वो किन किन चीज़ों पर आईटीसी क्लेम कर सकता है, तो वो इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेनिंग सेमी फिनिश गुड्स एंड इनपुट कंटेनिंग फिनिश गुड्स पर आईटीसी क्लेम कर सकता है। दूसरा है पर्सन अप्लाइड फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1। इसको समझते हैं कि आपकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप अपनी इच्छा से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, तो उस कंडीशन में भी आप जब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप किन किन चीज़ों पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो आप इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेनिंग सेमी फिनिश गुड्स एंड इनपुट कंटेनिंग फिनिश गुड्स, इन सब पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 18 सबसेक्शन 1C क्या कहता है, पर्सन स्विचिंग फ्रॉम कंपोजिशन टू रेगुलर टैक्स स्कीम, यानी कि पहले आप कंपोजिशन स्कीम के तहत आपने रजिस्टर्ड करा रखा था, लेकिन अब आप रेगुलर टैक्स पेयर हो, यानी आपकी जो टर्नओवर है एक्सीड कर गई है। तो जैसे ही आप कंपोजिशन से शिफ्ट होते हो रेगुलर टैक्स स्कीम पर, तब आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, आप किन किन चीज़ों पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम 3 जो हमने पहले 3 बात की थी ना, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट्स कंटेनिंग सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट्स कंटेनिंग फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, इसके अलावा आपको कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आईटीसी मिल जाएगा। इसी की वजह से बहुत सारे लोग प्रोत्साहित होते हैं कि वो कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर टैक्स स्कीम में आ जाए, क्योंकि उनको कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आईटीसी का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। और लास्ट हम बात करेंगे सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 पार्ट डी। इसके अंदर इन केस एग्जाम सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल। अब इसको समझते हैं कि पहले आप जिसकी सप्लाई करते थे वो क्या थी, एग्जाम्प्टेड थी, लेकिन अब वो क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई है। तो जब से वो टैक्सेबल हो गई है तब आप किन किन चीज़ों पर क्रेडिट अवेल कर सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट किन किन चीज़ों पर अवेल कर सकते हो। तो जैसे कि पहले बताया, स्टॉक पर, सेमी फिनिश पर, फिनिश गुड्स पर और साथ में कैपिटल गुड्स पर। तो इन सब से हमें क्या समझ में आया कि आप रजिस्ट्रेशन कराते हो या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो किन किन पर आईटीसी मिलेगा, स्टॉक पर, सेमी फिनिश पर और फिनिश गुड्स पर। अगर आप कंपोजिशन से रेगुलर पर जाते हो या आपकी सप्लाई पहले एग्जाम्प्टेड थी फिर टैक्सेबल हो जाती, तो किन किन चीज़ों पर आईटीसी मिलेगा। फिर उन तीनों के अलावा यानी स्टॉक, सेमी फिनिश और फिनिश के अलावा कैपिटल गुड्स पर भी आपको आईटीसी मिल पाएगा। How to take input tax credit in respect of inputs or capital goods sent for job work, इसको सेक्शन 19 में बताया गया है। सबसे पहले जॉब वर्क समझते हैं। क्या होता है कि जो गुड्स होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र क्यों करते हैं कि हमको फर्दर प्रोसेसिंग कराना है, लेकिन जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो जो टाइटल है वो ऑनर के पास ही रहता है, यानी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो आप क्या करते हो, कपड़ों को फर्दर प्रोसेस कराते हो, आप उसमें वीविंग कराते हो, डाइंग कराते हो, आप पैकेजिंग कराते हो। तो उन कंडीशंस के अंदर क्या जीएसटी लगेगा तो क्या आप उसमें आईटीसी अवेल कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये सारी सिचुएशंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल अलाउड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट्स सेंड टू अ जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क, सेक्शन 19 सब सेक्शन 1। अब इसके तहत अगर कोई प्रिंसिपल है, कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने कुछ इनपुट्स खरीदे और उसने जॉब वर्कर को वो इनपुट्स दे दिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। सेकंड है इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड टू प्रिंसिपल इवन इफ़ इनपुट्स आर सेंड टू जॉब वर्कर डायरेक्टली। अब इसको समझते हैं, पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर तो जो सप्लायर है उसने इनपुट्स प्रिंसिपल को दिए और प्रिंसिपल ने फिर वो इनपुट्स जॉब वर्कर को दिए। लेकिन इसमें आप देखिए, जो जॉब वर्कर है
काम उसी ने करना है, तो इसमें लोकेशन का केवल चेंज है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। पहले सप्लायर किसको भेजेगा, मैन्युफैक्चरर को भेजेगा, मैन्युफैक्चरर फिर किसको भेजेगा, जॉब वर्कर को भेजेगा। तो अननेसेसरीली आप देख रहे हो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है। काम किसने सबसे पहले स्टार्ट करना है, सबसे पहले काम स्टार्ट करना है जॉब वर्कर ने। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या कहता है, जस्ट टू अवॉइड द कॉस्ट, वो सप्लायर को कहते हैं कि आप मुझे ना भेज कर किसको भेज दो, डायरेक्टली आप जॉब वर्कर को भेज दो। तो इस केस में जब जो इनपुट्स है, जो मटेरियल है, डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास जा रहा है, तो वहाँ पर भी जो प्रिंसिपल है वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। एंड इट इज़ इन सेक्शन 19 सबसेक्शन 2। आई होप फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोनों के अंदर हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट के अंदर पहले सप्लायर प्रिंसिपल को इनपुट्स भेज रहा है, प्रिंसिपल फिर जॉब वर्कर को भेज रहा है, यहाँ पे आईटीसी क्लेम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट के अंदर केवल जस्ट टू अवॉइड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ पे लोकेशन का चेंज है। सप्लायर किसको माल भेज रहा है, सप्लायर जॉब वर्कर को भेज रहा है इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो वहाँ पर भी मैन्युफैक्चरर आईटीसी क्लेम कर लेगा। तीसरा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनपुट सेट फॉर जॉब वर्कर आर नॉट रिसीव्ड बैक बाय द प्रिंसिपल। अब इस सिचुएशन के अंदर जो प्रिंसिपल है उसने कुछ इनपुट्स, कुछ मटेरियल जॉब वर्कर को भेजा और वो वापस नहीं आया। अब ये वापस ना आने की जो लिमिट है वो 1 साल दे रखी है। अगर 1 साल के अंदर वापस नहीं आया तो प्रिंसिपल आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। इफ़ इट इज़ रिसीव बैक विद इन 1 ईयर देन आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट 2 पॉइंट के अंदर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आईटीसी क्लेम कर लेगा प्रिंसिपल। थर्ड पॉइंट के अंदर केवल आपको टाइम लिमिट ध्यान रखनी है 1 ईयर की। 1 ईयर के अंदर अंदर है तो आईटीसी विल बी क्लेम्ड बाय द प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स सेंट टू अ जॉब वर्कर, सेक्शन 19 सबसेक्शन 4, 5 एंड 6। कैपिटल गुड्स आपको पता है जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, तो यहाँ पे अगर कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को भेजे जा रहे हैं तो क्या आईटीसी क्लेम होगा या नहीं। सबसे पहले सेक्शन 19 सबसेक्शन 4 की बात करते हैं कि सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, अगर आपने कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को भेजे हैं तो प्रिंसिपल आईटीसी क्लेम कर पाएगा। सेक्शन 19 सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि आपने जो कैपिटल गुड्स हैं वो डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज दिए हैं, तब क्या प्रिंसिपल आईटीसी क्लेम कर पाएगा? ऑफ कोर्स कर पाएगा। जैसे हमने पहले किया था ना कि हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए। तो यहाँ पे सप्लायर ने जो कैपिटल गुड्स हैं वो डायरेक्टली किसको भेज दिए, जॉब वर्कर को भेज दिए। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आईटीसी क्लेम कर पाएगा। एंड सेक्शन 6 यानी कि जो सेक्शन 19 का सबसेक्शन 6 है वो क्या कहता है, इन केस कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क नॉट रिटर्न, यानी कि आपने मतलब प्रिंसिपल ने जो इनपुट्स हैं यानी जो कैपिटल गुड्स हैं वो किसको भेजे हैं, जॉब वर्कर को भेजे हैं, और वो वापस नहीं आए। कितने समय के अंदर वापस नहीं आए, 3 साल के अंदर अगर वापस नहीं आए तब आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता। 3 साल के अंदर अंदर वापस आ गए कैपिटल गुड्स तो आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। आई होप सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 समझ में आ गए होंगे। माइन्यूट सा डिफरेंस है। सबसेक्शन 4 कहता है कि आईटीसी क्लेम किया जा सकता है अगर प्रिंसिपल ने कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को भेजे हैं। सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर कैपिटल गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेजे जा रहे हैं तब भी आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। सबसेक्शन 6 कह रहा है कि 3 साल के अंदर अंदर अगर वापस आ जाते हैं तो आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। और सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि अगर हम मोल्ड्स होते हैं ना जो डाइज वगैरह बनाने के लिए होते हैं, जिग्स हैं, फिक्चर्स हैं, टूल्स, ये सब अगर आपने भेजे हैं तो यहाँ पर आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है केसेस व्हेन आईटीसी इज़ नॉट अवेलेबल अंडर जीएसटी, यानी इसको ब्लॉक क्रेडिट भी बोला जाता है और ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कवर्ड है। इसका मतलब समझते हैं कि अगर आपने इन गुड्स या सर्विसेज को ख़रीदा है तब भी आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहली है मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंसेस। तो यानी अगर आपने कोई मोटर व्हीकल या अदर कोई कन्वेंसेस खरीदे हैं तो उसमें आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन है अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, यानी आप सपोज़ आप एक टूर ऑपरेटर है और आप किसी व्हीकल को ख़रीदते हो ताकि आप पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सको तो आप वहाँ पर आईटीसी अवेल कर सकते हो। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी अगर आपकी जो कंपनी है वो
गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और उसके लिए आप ट्रक, लॉरीज, टेम्पोज वगैरह खरीदते हो ताकि आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सको, तो वहाँ पर आईटीसी अवेल कर सकते हो। अन्य केसेस के अंदर आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। मोटर व्हीकल और कन्वेंसेस के अंदर केवल 2 कंडीशंस में, जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स की या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो पैसेंजर्स की, वो मैंने केसेस बता दिए आपको, उन केसेस के अंदर आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। दूसरा है फूड एंड बेवरेजेस, क्लब मेंबरशिप्स एंड अदर्स। अगर आप कोई फूड एंड बेवरेजेस खरीदते हो, या कोई आप आउटडोर केटरिंग करते हो, या अपना कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट कराते हो, कोई हेल्थ सर्विसेज अवेल कराते हो, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी कराते हो, तो वहाँ पर आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला है सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर आप कोई इंश्योरेंस के सर्विसेज लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस के सर्विसेज लेते हो, तो वहाँ पर आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ मेंबरशिप इन अ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर। आप कोई मेंबरशिप लेते हो किसी फिटनेस क्लब की, हेल्थ सेंटर की, तो आपको वहाँ पर आईटीसी नहीं मिलेगा। छोटा सा एग्जांपल है, आपकी कंपनी है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को सबको फ़िटनेस क्लब का मेंबरशिप दे देते हो, तो आप सोचते हो कि जो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को फ़िटनेस क्लब का मेंबरशिप दिया है उस पर मैं आईटीसी क्लेम कर लूँ, तो यहाँ पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगला है रेंट अ कैब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। आप कोई कैब रेंट पे लेते हो, या कोई लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस की लेते हो, वहाँ पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट सर्विस ऑब्लिगेटेड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू इट्स एम्प्लॉयज़। जहाँ पर ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आपको ये अपने एम्प्लॉयज़ को ये सर्विसेज देनी है, उन सर्विसेज के लिए आपको आईटीसी मिल सकता है। अगला है ट्रैवल जैसे कि ट्रैवल बेनिफिट्स आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हो, जैसे कि आपकी कंपनी है और आप अपने एम्प्लॉयज़ को फॉरेन भेजते हो, उसके लिए एयर टिकट लगता है और उस पर आप जीएसटी पे करते हो, तो आप उस जो ट्रैवल बेनिफिट्स आपने अपने एम्प्लॉयज़ को दिए हैं, चाहे वो वर्क के लिए हैं, चाहे वो छुट्टी मनाने के लिए हैं, वेकेशन के लिए हैं, उस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अगला है वर्क कंट्रैक्ट। वर्क कंट्रैक्ट का मतलब होता है जहाँ पे लेबर और जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है, और उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और उसके लिए आपने कोई लेबर या कोई मटेरियल यूज़ किया है और उस पर आपने कोई जीएसटी पे किया है, तो उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। अगला है कंस्ट्रक्टिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन ओन अकाउंट। आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी पे आईटीसी का बेनिफिट मिलता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी और वो आपके अकाउंट में है, उसके लिए आप कोई जीएसटी आपने पे कर रखा है, तो उसका आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 10 के तहत अगर आप कंपोजिट डीलर हो, यानी आपने कंपोजिशन स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कंडीशंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। अब इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है वह कौन होता है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर वो क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कितना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 20 है, वो ये बताता है कि हाउ द क्रेडिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इससे पहले समझते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है। देखिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हेड ऑफिस हो सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है, जो कि आईटीसी कलेक्ट करता है सभी परचेजेस पे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है टू डिफरेंट रिसिपिएंट्स अंडर डिफरेंट हेड्स लाइक आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्सेट्रा। आप समझते हैं इसको एग्जांपल के तौर पे। सपोज़ एक हेड ऑफिस हमारा दिल्ली है और उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं, कोई महाराष्ट्र में है, कोई पंजाब में है, कोई हरियाणा में है, और वो जो सर्विसेज हैं वो सभी यूज़ करते हैं, सभी ब्रांचेस यूज़ करते हैं और सभी एक ही पैन नंबर के अंडर है। आई रिपीट, आईएसडी को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि होती क्या है। एक हेड ऑफिस है सपोज़ दिल्ली के अंदर, उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। आपको पता है डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से जब ट्रांजेक्शन्स होंगी तो कहीं आईजीएसटी लगेगा, कहीं सीजीएसटी लगेगा, कहीं एसजीएसटी लगेगा। तो जब कोई हेड ऑफिस है वो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, कोई वेबसाइट बनाई है और उसका इस्तेमाल सभी ब्रांचेस भी कर रही हैं, लाइक उसकी और ब्रांचेस पंजाब में है वो भी कर रही हैं, तो क्या केवल दिल्ली में जो हेड ऑफिस है उसी को अधिकार होना चाहिए क्रेडिट अवेल करने का, या सभी जो और ब्रांचेस हैं उनको भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? तो
सेक्शन 20 कहता है कि जब हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो क्रेडिट है वो सभी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, किन किन कंडीशंस या एलिजिबिलिटी के तहत हम क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कंडीशंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो सेक्शन 20 सब सेक्शन 2 में लिखी है। पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके अंदर सारी डिटेल्स प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, कौन हेड ऑफिस की लोकेशन कहाँ है, उसके ब्रांचेस की लोकेशंस कहाँ है, सेम पैन नंबर है, उसमें सारी डिटेल होनी चाहिए टर्नओवर वगैरह के रिगार्डिंग। सेकंड है लिमिट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ कोर्स जो लिमिट है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, यानी जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट है दैट डिस्ट्रीब्यूटेड वो शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो अंडरस्टूड पॉइंट है कि जितना उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी टू कंसर्न रेसिपिएंट। अब इसको समझते हैं। सपोज़ एक ऑफिस हमारा दिल्ली है और उसके 4 ब्रांचेस हैं डिफरेंट स्टेट्स में, और जो पंजाब वाली ब्रांच है वो उस सर्विस का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, उसी को ज़्यादा वो ले रही है, तो बाकी सारी ब्रांचेस को क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। केवल जो पर्टिकुलर एक रिसिपिएंट है उसी को उस आईटीसी का क्रेडिट अवेलेबल होगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी टू मोर देन वन रिसिपिएंट। जब जो हमारा आईटीसी है एक से ज़्यादा रिसिपिएंट के पास जा रहा है तो वहाँ पे हम प्रोराटा बेसिस पे लेंगे। प्रोराटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और टर्नओवर इन अ यूनियन टेरिटरी ऑफ सच रिसिपिएंट ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। हम टर्नओवर के बेसिस पे आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये टर्नओवर हमारी जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और टर्नओवर इन द यूटी ऑफ सच रिसिपिएंट ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। नेक्स्ट है मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस। सेक्शन 21। अगर हमने क्रेडिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो हम अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 के तहत हम उस ब्रांच से रिकवर कर लेंगे।